Welcome back. You're watching Good Morning Ikra and welcome to those who has recently joined us. Dear viewers, कैसा लग रहा है आपको आज हमारा शो? हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है. हमने मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ डिस्कस की है, हम लैंग्वेज पे बातें कर रहे हैं, हमने अनार के बहुत से बेनिफिट्स और उसकी फ़वाइद जो हैं आपसे डिस्कस किए. उसके अलावा भी हमारी बहुत सी छोटी छोटी बातें चलती रहती हैं, जिसमें मौसम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम फूड डिस्कस कर रहे हैं, हॉलीडेज़ डिस्कशन चलती रहती है. बहुत अच्छा लगता है. लेकिन आप भी हमें कॉल कीजिए, हमारे शो का हिस्सा बनिए. इससे पहले कि हम फर्दर जो है प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं अपनी चिट चैटर बॉक्स से, हम ये देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट सेगमेंट क्या है और फिर आगे बढ़ते हैं. जी, नेक्स्ट सेगमेंट है टुडेज़ गेस्ट. और जैसे कि आपको पता है कि ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट होंगे. गेस्ट हमारे शो में आ चुके हैं, हमारे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं. जैसे हम लैंग्वेज की बात कर रहे थे तो उसी से रिलेटेड आज हमने हमारे गेस्ट को भी इनवाइट किया है शो में, ताकि हम उनसे मज़ीद जो है इस टॉपिक पे बात कर सकें. और हमारी आज की गेस्ट हैं आसमा सुलेमान, जो कि एक प्रोफेशनल इंटरप्रेटर हैं. अस्सलाम वालेकुम आसमा. वालेकुम अस्सलाम जी. वेलकम टू गुड मॉर्निंग इकरा. कैसी हैं आप? ठीक है? शुक्रिया जी, बिल्कुल जी, मैं ठीक हूँ. कैसा आपका सफ़र रहा शो तक आने के लिए, यहाँ पहुँचने के लिए? मतलब ठीक ठाक? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह. थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ा. अच्छा. गाड़ी चला के आना था. पहले अच्छा, सोच रही थी कि ट्रेन से आऊँ, लेकिन फिर आखिर में ये डिसाइड किया कि गाड़ी से ही आऊँ. हाँ, ड्राइव ही कर लें. लेकिन गाड़ी पे काफ़ी ठीक ठाक किस्म की आइसिंग थी आज सुबह थी जी. मेहनत करनी पड़ी होगी. बिल्कुल सही. सुबह चले कोई नहीं, ये सब तो चलता रहता है. और आप हमें अपने बारे में बताएं, आपकी एजुकेशन और आपकी जो क्वालिफिकेशंस है. आप एक प्रोफेशनल इंटरप्रेटर हैं, तो आप पहले हमें अपने बारे में बताइए कि क्या आपका. मेरा जेहलम से ताल्लुक़ है जी. और मैंने जो है मास्टर्स किया था पंजाब यूनिवर्सिटी से जी जी. ज्योग्राफी में. फिर इंग्लैंड आने का मौका मिल गया. फिर यहाँ पे आके मैंने 2006 में कोर्स इंटरप्रेटिंग का किया. उसके बाद एग्ज़ाम दिया और डिप्लोमा इन पब्लिक सर्विस इंटरप्रेटिंग का सर्टिफिकेट फिर मुझे मिला. अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह. उसके साथ फिर मैंने आगे अपना इस कैरियर को शुरू किया, काम यहाँ से शुरू किया. फिर पढ़ाई का भी शौक़ था. फिर यहाँ पे भी इंग्लैंड में भी मास्टर्स किया मैंने एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में. अच्छा, माशाल्लाह. तो आसमा, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से हमारे लिए इतना वक्त निकाला और हमारे व्यूअर्स को इतना टाइम दिया कि आपको वो सुन सकें, आपसे कुछ जान सकें. तो मेरा, जैसे भी आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताया, पाकिस्तान में ज्योग्राफी में आपने मास्टर्स किया. सो डू यू थिंक सो कि उस टाइम में जब आपने मास्टर्स किया था तो उस टाइम में आपको ऐसा कुछ आइडिया था कि आप किसी लैंग्वेज की फील्ड में जाएंगे या? बिल्कुल भी नहीं. बिल्कुल भी नहीं. यहाँ पे मैं आई और मैं कॉलेज में कोर्स कर रही थी. सो टीचर ने कोई, उनके पास एक लीफलेट आया था कि कोर्स शुरू होने वाला है. वहाँ से देखा कि ये लैंग्वेजेस उनको चाहिए, इन लैंग्वेजेस में वो कोर्स शुरू कर रहे हैं. सो फिर मैंने उनको फ़ोन किया, इंटरव्यू के लिए उन्होंने बुलाया. इंटरव्यू में कामयाब हो गई. फिर उन्होंने कहा कि कोर्स में मतलब आप बैठ सकते हैं. फिर कोर्स मैंने किया. फिर उसके बाद एग्ज़ाम था, असेसमेंट्स वगैरह हुई. उसके बाद ये अचीवमेंट मिली थी. So that means is it the part of course, or you can take as a certificate privately, like anybody can do it? Is there any qualification required for this course? Any basic qualification? अगर आप जो हैं ज़ुबान यानी अंग्रेज़ी, क्योंकि यूके में है तो इंग्लिश और कोई भी जो दूसरी भी आपकी ज़ुबान है, मादरी ज़ुबान, अगर आपको 2 ज़ुबानें आती हैं, उसके लिए ये नहीं है मिनिमम कि आपने मास्टर्स किया हो या ग्रेजुएशन की भी हो. अगर आप कॉम्पिटेंट हैं, आप समझती हैं कि आप लिख पढ़ सकती हैं, बोल सकती हैं ये कोई भी 2 ज़ुबानें जो हैं, तो आप उसके लिए क्वालिफाई करती हैं, आप कोर्स में बैठ सकती हैं. उसमें वो आपको टेक्निक्स वगैरह सिखाएंगे. और जो डिप्लोमा इन पब्लिक सर्विस इंटरप्रेटिंग है, उसमें भी जो है 5 यूनिट होते हैं. पहला रोल प्ले होता है, फिर 2 साइड ट्रांसलेशंस होती हैं और 2 रिटन ट्रांसलेशंस होती हैं, जो कि आपने पास करनी होती हैं. आपको इंडिविजुअल यूनिट का सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा, लेकिन ये कि अगर आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो वो आपको डिप्लोमे लेवल 6 का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा. ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है. आप ये बताइए, आप कितनी लैंग्वेजेस बोल रही थी और क्या नज़रों वाली लैंग्वेज भी बोल रही थी? हाँ, वो मेरे ख्याल में सारे ही जान जाते हैं. बॉडी लैंग्वेज और जो बॉडी लैंग्वेज और आंखों से जो इशारों वाली ज़ुबान है कि भाई
आराम से बैठ जाओ, खबरदार। बिल्कुल सही, वो बिल्कुल समझ सही। लेती है? हाँ, वो समझ लेते हैं, समझा भी देते हैं। अच्छा, समझा भी देते हैं और समझ भी लेते हैं। नॉर्मली जो हमारे घर की ख़वातीन है वो अपने बच्चों को घुरी भी डालती हैं, ये क्या कर रहे हो, नहीं करो जो नहीं करो, तो वो जो है बच्चों के लिए बड़ी अच्छी लैंग्वेज होती है, वो आराम से समझ जाते हैं, बिल्कुल गुस्से सही। वाली आंखें। आप कितनी लैंग्वेजेस पे माशाल्लाह से? उर्दू और पंजाबी है, और पंजाबी के भी आगे फिर आपको पता है कि डायलेक्ट विलेज टू Different विलेज, dialects एरिया टू हैं, एरिया वेरी करते हैं, हाँ तो वो है मेरी मेन लैंग्वेजेस जो है ना। अच्छा, ज़बरदस्त। तो अभी आप जॉब कर रही हैं? हाँ जी, मैं जॉब करती हूँ एज ए फ्रीलांस इंटरप्रेटर। अच्छा, माशाल्लाह से। So Asma, as I've seen as an interpreter, like there is a big scope. If you see international level, like when you go, have you seen like in United Nations, there are lots of countries with lots of with different languages. They're coming for different languages, and I have seen so many spokesmen over there. तर्जुमान उधर बैठे होते हैं, उनको बता रहे होते हैं, इनको कर रहे थे। बाज़ औक़ात हमने गवर्नमेंट लेवल पे देखा है कि एक प्रेसिडेंट दूसरी लैंग्वेज का है, या सऊदी से कोई आए हुए हैं या किसी और मुल्क से आए हुए हैं, तो उनके बीच में एक इंटरप्रेटर बैठा होता है। What do you think how much interpreter is important during an interview or an investigation? How much important, उसकी importance क्या होती है? ये बहुत ज़रूरी है। ये ऐसे ही है कि घर में अगर आप स्विच और लाइट्स लगा दें, तारों का जाल ना बिछाएं। सो बिजली भी है, सोर्स पे है, लेकिन ये है कि बटन भी लगा हुआ है, बल्ब भी लगा हुआ है, बीच में तार नहीं है। सो इतना ज़रूरी है कि अगर तर्जुमान उधर नहीं आएगा उस मीटिंग में, तो वो आपकी मीटिंग या कोर्ट की हेयरिंग होगी, वो एडजर्न हो जाएगी। सो इंटरप्रेटर के बगैर आगे काम चल ही नहीं सकता ना। सही बात है, सही बात सही है। तो आप माशाल्लाह से कोई ऐसा एक्सपीरियंस हमसे शेयर करें जिसमें आपको बहुत मतलब मेहनत करनी पड़ी हो किसी को समझाने के लिए, लाइक क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि कुछ लोग सीखना नहीं चाहते, वो अपनी ही जो लैंग्वेज है उसी में रहना चाहते हैं, वो नहीं सीखना चाहते कि भाई मुझे इंग्लिश नहीं सीखनी या मुझे नहीं सीखना। तो कभी आपको बहुत ज़्यादा किसी पे एफर्ट करनी पड़ी है समझाने के लिए बात? बहुत ज़ुबान के लिहाज से तो नहीं था, सोच के लिहाज से थी कि उनकी सोच को बदलने का था। तो वो वही हो गया, तुम्हें मेरी बात नहीं समझ आ रही, मेरी ज़ुबान नहीं समझ आ रही जैसे। ऐसे ही उसमें ऐसे था कि क्योंकि मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के साथ काम करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली जो सिख कम्युनिटी है वो भी तो हमारा पंजाब का ही हिस्सा है। हाँ जी। जो भी है पॉलिटिकली या सियासी लिहाज से जो भी तकसीम होगी, लेकिन है तो वो पंजाब का ही हिस्सा। हाँ जी, हाँ। सो वो एक सोच को बदलना था, वरना कभी भी मुझे कभी चैलेंज उस तरह नहीं मिला। मुझे हमेशा बड़ी इज्जत मिली है सिख कम्युनिटी से। अच्छा, बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत देते हैं। सो एक ऐसी सिचुएशन थी कि बुजुर्ग थे, तो कोर्ट में गए, तो उन्होंने कहा, क्योंकि उनको था कि इंडियन पंजाबी चाहिए ना, तो अब जो उनकी बैरिस्टर आई तो वो भी इंडियन पंजाबी थी। अब वो उनको था कि ये केस एडजर्न किया जाए, मैंने नहीं कोर्ट में जाना ना। अब मैं भी खामोशी से बैठी हुई हूँ कि क्या है, फिर बैरिस्टर भी उनको कन्विंस कर रहे हैं कि ज़ुबान का तो मसला नहीं है, सिर्फ वो आपका वो हो रहा है कि मैं अपने मुल्क का हो, और ये वाली सोच थी। अच्छा, उन्होंने कहा कि नहीं करना। अच्छा, बैरिस्टर कोर्ट में चली गई कि मैं ठीक है अगली डेट ले लेती हूँ। अब उनके साथ पहले बैठे हुए जब मैं बात करूँ, कहें कि मैं तो नहीं तुमसे बात करना चाह रहा, फिर क्यों कर रहे हो? अच्छा कोई बात नहीं। फिर बात शुरू, थोड़ी आहिस्ता 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 बर्फ़ पिघलनी शुरू हो गई। उन्होंने बातचीत करनी शुरू कर दी, और फिर आखिर में एक ये टाइम आया उनका कि उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं हेयरिंग के लिए जाता हूँ। फिर मैं अंदर कोर्ट में गई, बैरिस्टर को बाहर लेके आए कि इन्होंने अपनी सोच बदल ली है, वो चाहते हैं कि वो अब आज ही हेयरिंग में जाके तो फारिग करना चाहते हैं ना। तो वो मज़े की थी सिचुएशन के किसी हाँ अदालत का टाइम भी ज़ाया नहीं हुआ, बैरिस्टर का नहीं हुआ, और जो है ना जो गए हुए थे हेयरिंग के लिए बुजुर्ग जो खुद उनका भी टाइम एडजर्न हो जाए तो फिर ऑब्वियसली सेम सिचुएशन आपको फिर से फेस करनी पड़ती है। लेकिन अजीब बात है, तो माशाल्लाह से अच्छा आपने हैंडल किया। इसका मतलब है कि लैंग्वेज के साथ साथ मेंटली भी आपको लोगों को देखना पड़ता है कि वो किस हद तक जो है आपके साथ कंपैटिबल है उसको समझने के लिए। बिल्कुल सही। और कई दफ़ा तो इतना प्यार मिलता है, इतनी दुआएं मिलती हैं ना इस प्रोफेशन में, क्योंकि वो समझते हैं कि शायद आप ही हैं जो तर्जमान है ना, वही सब कुछ है ना उनके लिए ना। सो जैसे मैं एक सर्जरी की ही थी अपॉइंटमेंट, तो उधर गई तो आगे से कहती हैं हाय आसमा अज मैं अल्लाह को कुछ और मंगदी ना, तो वो भी मेरी दुआ पूरी हो जाती। अज मैं तैनू नहीं पता मैं यही दुआ करदी आई हाँ कि आसमा अज अपॉइंटमेंट विच होए ना, तो मेरी दुआ कबूल हो गई। तो हाँ जी, इस तरह के जब होते हैं ना, तो होता है कि आपने जो पहले काम किया था कि हाँ वाकई कुछ अच्छा किया था, जिसकी वजह से क्लाइंट या पेशेंट जो है वो सेटिस्फाइड था और वो दुआ आपके लिए कर रहा था। सही बात है,
तो इस तरह की ऐसा एक वाक़या मैं पर्सनल अपना एक्सपीरियंस एक शेयर करूँगी. वाकई में इतना सुकून मिलता है इस चीज़ से, क्योंकि स्कूल में जैसे मीटिंग्स होती हैं बच्चों की, व्यूअर्स आप भी बहुत गौर से सुनिएगा, जैसे बच्चों की मीटिंग्स होती हैं, पेरेंट्स मीटिंग होती हैं, तो उस तरह से जो है एक पेरेंट्स मीटिंग थी, और जो एक बच्चे के जो पेरेंट थे उनको जो है उनकी फ़र्स्ट लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश नहीं थी. मैं अपनी कोई इसमें बड़ाई नहीं बयान करी, लेकिन थोड़ी बहुत कुछ अंडरस्टैंड कर रही थी इंग्लिश. मुझे मेरी जैसे पेरेंट्स मीटिंग फ्री हुई तो फिर उन्होंने पेरेंट्स से मुझे कहा हमें आपकी हेल्प चाहिए. टीचर्स हमें नॉर्मली स्कूल्स में होता है लैंग्वेज का स्टाफ अलग से होता है, लेकिन उस वक्त अवेलेबल नहीं थे वो. मैंने ये चीज़ फाइंड की कि उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हुए जो भी मैंने उनके साथ ट्रांसलेशन की कि जी टीचर ने ये कहा है, बच्चे में ये चीज़ कमी है, बच्चे को ये चीज़ इस सब्जेक्ट में उसको वीकनेस है, और उनके साथ मैंने काफ़ी चीज़ शेयर की, और वाकई में वो बच्चे जो पेरेंट्स थे वो मुझे दुआएं दे रहे थे. बात करने की ये है कि जो तर्जुमान होता है, जो किसी को आप तक अपनी बात पहुंचा देता है, एक मैसेंजर ही हुआ कि आप एक मैसेज किसी के थ्रू पहुंचा देते हैं, किसी की बात किसी तक पहुंचा देना, इसमें कहीं ना कहीं ट्रस्ट का भी बहुत ज़्यादा हाथ होता है कि आप पर कितना ट्रस्ट किया जा रहा है. सपोज़ अगर आप किसी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में या किसी लॉ एसोसिएट डिपार्टमेंट में हैं, तो उसमें जो आपको जिन कंपनीज ने हायर किया है, तो व्हाट डू यू थिंक, आसमा मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इसमें जो कंपनीज़ हैं इमिग्रेशन की, वो कितना ट्रस्ट करती है इंटरप्रेटर पर? कोई साइन होते हैं, कोई पॉलिसी साइन होती है कि यस वी ट्रस्ट, और ये कोई अपनी तरफ से बात नहीं बनाएंगे, फेवरेटिज्म नहीं होगी. सपोज़ कोई पाकिस्तानी से कोई पाकिस्तानी इमिग्रेंट है, आप उसकी साइड पे बात करेंगे, तो ट्रस्ट का क्या मेयार है? बिल्कुल सही आपने कहा. एक तो कॉन्फिडेंशियलिटी के जो हमारी मीटिंग में होगी वो उधर ही बात रहेगी. दूसरा ये कि मैं अभी अपना रीसेंट जो तजर्बा था वो इंटरनेशनल ही था. अभी कुछ एक दो ट्रिप्स मेरे लगे थे ग्रीस में ना, तो हम मुख्तलिफ आइलैंड्स में ना रेफ्यूजीज़ के साथ काम कर रहे थे. तो वहाँ पे भी यही इमिग्रेशन, क्योंकि हम यूरोपियन साइलम इमिग्रेशन ऑफिस के साथ काम कर रहे थे, और उसमें भी जब आप उनके लिए इमिग्रेशन ऑफिसर और जो भी क्लाइंट वगैरह उधर रेफ्यूजीज़ आए हुए होते हैं उनके लिए जब तर्जुमा करते हैं वो सारा होता है. उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक आता है, और उसके बाद जो आपने इंटरव्यू सारा दिया हुआ होता है वो आपने दोबारा पढ़ के उनको सुनाना होता है. उसके बाद सिग्नेचर होते हैं ताकि उनकी तसल्ली हो जाए कि कुछ हमने गलत तो नहीं किया, या जो वो कहना चाहते थे उन्होंने वो बात अपनी कह दी. तो उसके बाद अप्रूवल के बाद, उनके अप्रूवल के बाद, सिग्नेचर के बाद फिर ये आगे होता है. really sensitive, Bushra. It's really sensitive. It is very sensitive. और इसी तरह से जैसे अभी हम ये बात कर रहे हैं कॉन्फिडेंशियलिटी और ट्रस्ट की, कभी आपने कोई ऐसी सिचुएशन फेस की है जहाँ पे बहुत लाइक हार्श सिचुएशन थी उस क्लाइंट के लिए कि अगर आप उनको बताएं तो उनका लाइक हर्ट होने के चांसेस थे मेडिकल वाइज या केस में जो होता है, तो आपको बताते हुए थोड़ा एज अ बैड न्यूज़ परेशानी हुई कि मतलब ये बैड न्यूज़ है तो मैं अब इनको कैसे बताऊं? एक थी जिसमें क्योंकि रंग बिरंगी आती रहती हैं, इसमें यही तो मज़ा आता है इस प्रोफेशन में ना कि हर रोज़ नई सिचुएशन होती है. हर रोज़. तो उसमें ये था कि उनको डेथ की देनी थी न्यूज़ ना, कि अब हम आपके आगे, क्योंकि कैंसर पेशेंट थे ना, सो उनको यही कहना था कि डॉक्टर ने कहा था कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, आपको जो है ना पेन रिलीफ के लिए हम वो दवाई देते रहेंगे, लेकिन अब बस दुआ करें. सो वो फिर देखने वाले होते हैं ना पेशेंट के एक्सप्रेशन के, अब बेबस है, अब कुछ नहीं है, बस टाइम गुजारना है. फिर एक ऐसी भी सिचुएशन थी कि एक लेडी के लिए मैं गई थी, तो उनका ऑपरेशन हो चुका था, और वो जो थे ना उनके वो बोल नहीं सक रही थी, बस आंखें खोली हैं उन्होंने, और उनके ना होंठ बड़े खुश्क हो रहे थे, और अब उनकी बॉडी लैंग्वेज यही कह रही थी कि उनको पानी की ज़रूरत है. सो वो वहाँ पे नर्स थी, और मैं कहा कि इनको पानी पिला दीजिए, इनके मतलब तकलीफ़ में है ना. तो कहते हैं कि हम उनको वैसे नहीं पिला सकते, लेकिन वो उसमें डायरेक्टली उसमें स्टमक में डाल देंगे ना. तो वो उन्होंने उस टाइम किया, लेकिन एक या मेरे ख्याल में 2 दिन के बाद मुझे न्यूज़ मिली थी कि उनकी डेथ हो गई है ना. सो इस तरह की भी होती है कि आप अटैच हो जाते हो उनके साथ, और फिर बाद में अफसोस होता है कि आप उनके साथ इतनी अपॉइंटमेंट्स करते रहे, और उसके बाद. तो व्यूअर्स, हमारे साथ अस्मा मौजूद हैं और प्रोफेशनली इंटरप्रेटर हैं, अपनी ज़ुबान पर बहुत अबूर रखती हैं और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं उन लोगों के लिए जिनके लिए ज़ुबान समझने में और बोलने में मुश्किल पेश आती है. हम आपके बिहाफ पर भी इनसे सवाल कर रहे हैं. अगर आपको भी हमसे कोई इनसे अस्मा से कोई सवाल पूछना है, कोई लैंग्वेज के लिए इन्होंने कोर्स कैसे किया, इसमें क्या जॉब के क्या कंडीशंस होती हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आप हमें कॉल कीजिए, हम आपके साथ हैं. अस्मा से एक और सवाल करेंगे हम कि ये जो आपकी इंटरप्रेटर की जॉब है, कैन समवन वर्क एज अ फुल टाइम जॉब? अगर कुदरत पे, अल्लाह पे पूरा यकीन है कि रिस्क अल्लाह ने देना है ना, ये क्योंकि हमें रोज़ अपने आप को याद कराना पड़ता है. बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, वरना भूल जाते हैं ना. तो उस अगर आप ये सोच के करना है तो आप करें, क्योंकि इंटरप्रेटर की ये मुश्किल ये होती है कि आज आपके पास अगर पूरा दिन बिजी है, हो सकता है कि कल आपके पास कुछ भी ना हो.
सो अगर अल्लाह पे भरोसा है कि जो मेरा रिस्क लिखा हुआ है मुझे मिल जाएगा तो फिर आप ज़रूर करें, लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपको इतनी महीने की आमदन मस्त चाहिए तो फिर मेरे हाल में होगा, क्योंकि ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है एक हफ्ता बहुत अच्छा जा रहा हो, दूसरा हफ्ता और जैसे आपने कहा कि आप एज अ फ्रीलांसर कर रही हैं, तो उसमें और भी ज़रा डिफरेंट सिचुएशन होती है, कभी जैसे आप कह रही हैं कि है और कभी नहीं भी है, तो वो ये कि उसमें फेथ मैटर करता है। और फ्रीलांसर के लिए जो है वो ट्रैवलिंग भी बहुत बिल्कुल जी ऐड हो जाती है, क्योंकि फिर आपके पास चॉइस नहीं है ना, लाइक एक फिक्स जगह पे जाके आपने जॉब नहीं करनी डेली, आप कभी यहाँ जाना, अब आपने ग्रीस मेंशन किया, कभी आपको ग्रीस जाना पड़ रहा है, कभी कहाँ जाना पड़ रहा है, तो आपको जॉब के इंटरप्रेटर एज ए इंटरप्रेटर कहाँ पे आपने अभी तक जॉब कर चुकी हैं? अगर इंटरनेशनली तो मैंने अभी ग्रीस वाली की है, और लुकिंग फॉरवर्ड हूँ कि अगर और भी जगहों से आए तो ज़रूर मैं करूँगी। इंग्लैंड में तो यही होता है कि एजेंसीज वगैरह को कहा होता है कि जहाँ भी मिल जाए मैं चली जाऊँगी ना। सो यही है कि आपके पास ये जो है ना ड्राइविंग वाला टूल होना चाहिए, जो भी इंटरप्रेटर बने ना तो ये ज़रूर हो, आप गाड़ी भी चला सकते हैं। एक्टिव, हाँ जी, एक्टिव होना भी, व्यूअर्स आप देख लीजिए कि एक्टिव होना भी ज़रूरी है, सिर्फ इंटरप्रेटर जो है वो बनना इतना भी आसान नहीं। एग्जैक्टली। आसमा, आपको कभी दिल किया कि मुझे इस लैंग्वेज पे एक्सपर्टीज़ है, इस लैंग्वेज पे एक्सपर्टीज़ हैं और मुझे जो है अभी मज़ीद एक और लैंग्वेज भी सीखनी चाहिए, ऐसे कौन सी लैंग्वेज के लिए आपके दिल में ख्याल आते हैं कि आप नाम लीजिए उन लैंग्वेजेस का, कि कौन सी लैंग्वेजेस आप चाहती हैं दिल से कि आपको उन पे भी पूरी? अभी वो है ना मेरी कुलीग बेटी अरबिक, सो आप मे बी अबू आपने जैसे मैंने ना मेरे फैमिली में मेरे फादर मेरे चचा सब लोग बोलते थे, और मैंने एज अ सब्जेक्ट भी पढ़ा हुआ है, थोड़े थोड़े लफ्ज़ बोल लेती हूँ, जैसे अभी आज मैं बोल ही देती ला अकलम अल अरबिया। कैन यू टेल कि नहीं ओ ये क्या होता है? नहीं, ये मेरी आगे का फ्यूचर गोल है कि मैंने अरबिक इंशाल्लाह हमारी दुआ आपके साथ है। लेकिन उसके लिए जिस तरह मैंने यही सोचा हुआ है कि एक दफ़ा थोड़ा सा मुझे टाइम मिले, तो कुछ 6 मंथ मिले, मैं उसी मुल्क में जाके आराम से पढ़ूं भी और सीखूं भी, तो ये मेरा एक गोल है। कि वाकई में बहुत इजी हो हमारे लिए अरबिक सीखना, स्पेशली उर्दू स्पीकिंग जो लोग हैं, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स जो हैं, क्योंकि आपको भी पता है, हम सबको पता है, उर्दू एक लश्करी ज़ुबान है जिसके सारे वर्ड्स जो हैं ये फ़ारसी में और अरबिक से और हिंदी से लिए गए हुए हैं, तो हम बहुत इजीली कर सकते हैं इसको एज अ लैंग्वेज अडॉप्ट, क्योंकि उसमें सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है और थोड़े बहुत जो है अंडरस्टैंडिंग की। अभी आपने एक चीज़ का जिक्र किया अस्मा कि मुझे अरबिक लैंग्वेज सीखने का शौक़ है और मैं सोच रही हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ और वहाँ जाकर सीखूँ। क्या ये ज़रूरी है कि जिस जगह की लैंग्वेज है उस जगह पे जाकर सीखें, या कोर्सेज अवेलेबल हर जगह पे? मैंने यहाँ पे कोशिश की थी पता करने के लिए, एक तो बड़ी एक्सपेंसिव थे, इसमें कोई शक नहीं था, और दूसरा फिर मैं ये सोच रही थी कि एक लेसन लूँ हफ्ते में एक दफ़ा, तो बेहतर नहीं है कि थोड़ा सा टाइम और दे दूं और उस माहौल में चली जाऊं, ताकि वो प्रैक्टिस में भी ज़ुबान आती रहे। मैं सीख के आऊँ लेकिन मैं किसी के साथ प्रैक्टिस ना कर सकूं। सो ये एक है मेरा, अभी देखें मैं कितनी कामयाब होती हूँ इसमें, लेकिन शौक है इस ज़ुबान को सीखने का। मेरे जो चचा हैं यूएस में, तो उनका एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, वही लैंग्वेज की बात आती है, तो ही सेड कि उनके पास एक क्लाइंट आया एंड ही वाज वेरी एंग्री, अरबी था, तो वो उनसे कुछ पूछ रहा था कि ये कैसे हो सकता है, पता नहीं क्या उसका प्रॉब्लम था, तो जो वो बताना चाह रहे थे उसको कि देखो ये तुम्हारी चीज़ ठीक नहीं हो सकती या जो भी है, तो इसका मेरे पास कोई हल नहीं है। वो इंग्लिश में बात कर रहे थे, तो वो अरबी जो है ना वो थोड़ा गुस्से में आ गया और उसने अपने फेलो को कहा कि अरबिक में अंता हिमारुन, कि ये जो है ना ये गधा है, इसको समझ नहीं आ रही। अब उसको नहीं अंदाज़ा था कि यूएस में मैं जिस बंदे से भी बात कर रहा हूँ ये भी अरबिक स्पीकिंग होगा, तो उस बंदे ने फ़ौरन से, मेरे चचा ने फ़ौरन से उसको अरबिक में जवाब दिया कि अभी तुमने ये जो कहा है दिस इज़ नॉट रियली नाइस, मैं तुम्हारी ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुम्हें बता रहा हूँ। तो वो इतना शॉक हो गया, फिर उसने इतना सॉरी कहा कि आई एम रियली सॉरी। तो लैंग्वेजेस जो है बहुत मज़े की चीज़ है अगर आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हों। हम जो है ना इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, क्योंकि देखें हमें मुफ्त में अपने माँ बाप की तरफ से मिल गई है ना ये ज़ुबानें, सो हम उसकी कदर को पहचानें। क्योंकि मैंने एज ए टीचर भी काम किया, मैं GCSE उर्दू के बच्चों को पढ़ाती रही हूँ ना, तो मैं उनकी हमेशा यही हौसला अफजाई करती थी कि बेटा अब पंजाबी भी अगर बोल रहे हो ना बोलो, कोई बात नहीं है, क्योंकि पंजाबी और उर्दू आप बाद में उसको बदल सकते हो। पंजाबी बल्कि थर्ड स्पोकन लैंग्वेज है पूरी दुनिया में, तीसरे नंबर पे ये ज़ुबान सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान है पंजाबी। सो मैं बच्चों को वही हौसला अफजाई करती थी, क्योंकि उनका जो स्पोकन वाला यूनिट जो पास करवाने के लिए कि आप करो,
اس کے بعد جو ہے نا آہستہ آہستہ اس کو مولڈ اس طرف کر لینا, لیکن جھجکنا نہیں ہے. زبان کو کبھی بھی اپنے جو ہے نا اس پہ شرم نہیں محسوس کرنا, اس پہ پراؤڈ فیل کرو کہ ہمارے پاس ایک ایکسٹرا چیز ہے, ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے. یہ بالکل صحیح یہ بھی بات آپ ہے. پرائمری اسکولوں میں دیکھ لیں, پرائمری اسکولز جو ہیں اس میں بھی لینگویج کو, فرینچ ہو جائے کوئی اور لینگویج ہو جائے, اس کو جو ہے امپورٹنٹ بہت کمپلسری کر دیا گیا کہ بچوں کو بیسیکلی جو ہے وہ فرینچ یا اس کے اسپینش لینگویج کے کوئی نہ کوئی کاؤنٹنگ کم سے کم آنی چاہیے. لینگویج کا بہت کردار ہوتا ہے, اور بچوں کو کیونکہ بچے بہت زیادہ فاسٹ ہوتے ہیں اس چیز میں, تو وہ جلدی سے لرن کر رہے ہوتے ہیں. تو دس از دا بیسٹ پیریڈ ان پرائمری اسکول کے, وہ بھی اس میں. آپ بچوں کے بارے میں کچھ بتائیے, پرائمری اسکولوں میں کتنی امپورٹنس رکھتی ہے لینگویج, اندر لینگویج, فرسٹ لینگویج ان کی اگر انگلش ہے تو سیکنڈ لینگویج کتنی ضروری ہے ایسے بچوں کے لیے کہ اسکول میں کورسز ہونے چاہیے؟ وٹ ڈو یو سے کہ میرے خیال میں ہونے چاہیے, کیونکہ بچے کا ذہن وہ اسپنج کی طرح ہوتا ہے نا, جو بھی سکھاتے تو وہ جذب کرتا جائے گا. سو اگر اب میں اپنی ہی مثال دوں, ہمیں کیا تھا اسکول میں ہی ہمیں انگلش بھی ساتھ اردو کے ساتھ سکھانی شروع کر دی, اس کے بعد عربی بھی انٹروڈیوس ہوئی تھی, لیکن یہ تھا کہ 3 سال ہی ہم نے پڑھا تھا, اس کے بعد آگے نہیں کنٹینیو ہو سکی وہاں اسکول میں. لیکن یہ دونوں زبانیں ساتھ ساتھ چلتی گئیں, تو اس لیے ہم نے سیکھ لی. سو ابھی اگر کوئی دوسری بھی زبان نیچے سے ہی نرسری سے شروع کروائی ہوئی ہوتی تو وہ بھی ہمیں آتی ہوتی. اب دیکھیں اس کنٹری میں جو لینگویج ایز اے سبجیکٹ بچے اکثر چوز کرتے ہیں وہ فرینچ یا کیا اسپینش اور فرینچ. ہمارے پاس وہاں عربک یا پرشین ہے بیک ہے نا, تو مطلب ڈپینڈ کرتا ہے. اور پھر یہ بھی ایک وہ ہے جیسے ہم کہہ رہے ہیں فلو, جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ میں اس ماحول میں جاؤں اور اڈاپٹ کرنا میرے لیے ایزی ہوگا. تو ہم نے نوٹ کیا ہے کہ بہت سارے فیملیز جو پاکستان سے ریسنٹلی یا انڈیا سے یہاں آتے ہیں اس کنٹریز میں, تو بچے جیسے ہی اسکول میں وہ ایڈمٹ ہو جاتے ہیں, جانا شروع کرتے ہیں, تو بہت جلدی وہ لینگویج سیکھ لیتے ہیں. بالکل صحیح. بھلے ان کو لکھنے وہ ورڈز آتے ہیں کہ نہیں, بھلے ان کو ان کا میننگ پتہ ہے کہ نہیں, بٹ دے نو دے اسٹریٹ اوے اسٹارٹ ٹاکنگ, کیونکہ آپ اپنی سراؤنڈنگ سے بہت زیادہ لینگویج پہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں اور سیکھ رہے ہوتے ہیں نا. بالکل صحیح, اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کتنا کچھ اتنا جلدی آپ سیکھ چکے ہیں اور بول رہے ہیں. تو یہ باتیں, دوسری چیز جو ہے وہ بھی آپ نے جو بتائی تھی کہ ایک سیکریٹ جو ہے لینگویج ہوتی ہے, کہ ہم لینگویج کو ایز اے سیکریٹ کوڈ بھی استعمال کر رہے ہیں بعض اوقات. تو جو وہ ہے کیا کہتے ہیں, کم سے کم جیسے بچے کچھ بات کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو لینگویج پتہ ہے, ان کے گھر کی مدر کی کیا لینگویج ہے, تو ماں ان کو ایسی کوئی نہ کوئی بات کہہ سکتی ہے. باتیں ہماری جاری رہیں گی. بشرا نے بہت اچھے کویشچن کیے ہیں آسما سے, اور اسما ہمیں بہت زیادہ انفارمیشن دے رہی ہیں آج کہ انٹرپریٹر کی جاب کے لیے کیا کیا فائدے ہیں اور اس میں کتنی انجوائمنٹ ہے, اس کو آپ کتنا انجوائے کر سکتے ہیں اس جاب کو. انشاءاللہ آپ سے باتیں ہوتی رہیں گی, ہم آپ سے دوبارہ اسی جگہ پر اسی وقت ضرور ملیں گے. تو لیٹس ہیو اے بریک ناؤ.